नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, आप सभी देख रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कक्षा 5 का पर्यावरण पाठ का पाठ 3 का एक भाग पढ़ा था हमने। पाठ का नाम है कुछ खास है हम, यानी हम में भी कुछ खास है। तो उस पाठ में हमने दृष्टिहीन भैया बहनों को किसकी सहायता से पढ़ाया जा सकता है, उनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था ब्रेन लिपि के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन लिपि के बारे में। अच्छा, ब्रेल लिपि किन को पढ़ने में सहायक है? तो ब्रेल लिपि दृष्टिहीन बालकों को पढ़ने में सहायता प्रदान करती है तथा ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। और इससे आगे हम आज पढ़ेंगे जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वे अपनी भाषा को किस माध्यम से एक दूसरे के अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो वे भैया बहन सांकेतिक भाषा की सहायता लेते हैं, यानी संकेत के माध्यम से। जैसे हमारा छोटा भाई बहन जो नहीं समझता है, भाषा को नहीं जानता है, तब तक वो हमसे कहता है पानी पीना है, तो वो अपने हाथ से इस प्रकार पानी पीना है ऐसे इशारा करता है। यह भी एक संकेत है, यानी मुझे पानी पीना है। भूख लगी है तो खाने, इस प्रकार वो अपने आप को इशारा करता है कि मुझे भूख लगी है। नींद आती है तो मुझे नींद आ रही है। इस प्रकार वो संकेत करता है, अनेक प्रकार के संकेत। जैसे काम करना है, पढ़ना है, तो हम उसके सामने इस प्रकार से यूँ करेंगे तो वह समझ जाएगा कि मुझे पढ़ने के लिए या लिखने के लिए कहा जाता है। कुछ बोलने के लिए कहते हैं, वे बोल नहीं पाते, हमको बोल करके समझा नहीं पाते, तो वो इशारों में बातें करते हैं, वही एक दूसरे को समझाते हैं, तो उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। यानी अपने विचारों को दूसरों को बिना बोले समझाना सांकेतिक भाषा होती है। ऐसे भैया बहन जैसे बोल नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग, देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। और जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम कुछ खास हैं, यानी ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर शारीरिक कमी होती है। जैसे कि कोई भैया बहन देख नहीं सकता, ये भगवान ने उसको अंधा बना दिया है, वो किसी कारणवश अंधा हो गया है, लेकिन फिर भी वह पढ़ रहा है, यानी वह कुछ खास करने की कोशिश कर रहा है, कुछ खास कर सकता है, उसमें एक रुतबा है खास करने का। और जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी अपनी भाषा को, अपने अंदर के विचारों को दूसरों को समझाते हैं, तो इस प्रकार वह भी एक खास ही तो है ना। खास है कि नहीं है? हम बिना देखे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखने की एक आदत सी हो जाती है, लेकिन दृष्टिहीन भैया बहनों को बिना देखे वह इधर उधर चले भी जाते हैं, अपने घर में घूमते फिरते हैं, अपने व्यक्तियों को पहचान लेते हैं। यानी भगवान ने भले ही इनको आंखें नहीं दी होगी, लेकिन समझने की जो शक्ति है ना, वो बहुत अच्छी होती है इनमें। ये कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ की आवाज़ कैसे आती है। जैसे इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था ज्ञानेंद्रियों के बारे में, सॉरी वो आप के विषय में नहीं आया था। जैसे अपने पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जानने की, जिससे हम अपने शरीर के अंदर सब कुछ चीज़ें जान सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आँख, जिससे हम देख सकते हैं हमारे आगे अच्छा है, बुरा है, खड्डा है, पहाड़ है, क्या चीज़ है, उसको पहचान लेते हैं। और पहचान करके आँख तुरंत उस चीज़ को पहचान कर अपने मस्तिष्क को सूचना भेजती है कि आगे ये चीज़ है, अब क्या करना है। तो मस्तिष्क तुरंत कहता है कि आगे नहीं जा। जैसे कि खड्डा है तो आँख देख करके मस्तिष्क को सूचना भेजता है, और देखते ही मस्तिष्क तुरंत वापस सूचना भेजता है कि आगे कदम मत बढ़ाओ। किसको कहता है? पैर को, कि आगे कदम मत बढ़ाओ, उधर खतरा है। जैसे कि हम कहीं से निकल रहे हैं तो एक बगीचा लगा हुआ है, फूलों, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी सी सुगंध आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो वह सुगंध
हमको फूलों की होगी तो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। एक गंध आती है, वह सू लगाने से सुगंध बनती है, यानी अच्छी होते ही सुगंध हो जाती है। उसकी जगह पर यदि हम उस गली से निकलते हैं और वहाँ पर एक कचरे का ढेर होता है, तो सोचो यदि वहाँ पर हमको गंध तो बगीचे के पास में भी आई थी और गंध यहाँ कचरे के ढेर के पास में भी आ रही है, लेकिन क्या हम उसको सुगंध कहेंगे? नहीं। क्या कहेंगे कि बदबू आ रही है। ब जुड़ते ही बदबू, सु जुड़ते ही सुगंध, यानी अच्छी जो लगती है वह सुगंध और बुरी जो लगती है वह बदबू। होती दोनों ही गंध है, होती दोनों ही गंध है, लेकिन जो गंध हमको अच्छी लगती है वह सुगंध बन जाती है और जो बुरी लगती है वो बदबू बन जाती है। तो उसी प्रकार इस चीज़ का पता कौन लगाता है कि यह गंध अच्छी है या बुरी है, इस प्रकार का पता हम तक कौन पहुंचाता है? नाक मस्तिष्क को सूचना भेजता है या सुगंध अच्छी है, थोड़ी देर बैठ सकते हो आप, तो मस्तिष्क तुरंत अपने को पैरों को सूचना देता है यहाँ थम जाओ, थोड़ी देर रुक सकते हो, यहाँ का वातावरण अच्छा है। और लेकिन यदि बदबू के पास से जाते हैं तो नाक तुरंत मस्तिष्क को सूचना भेजता है कि यहाँ अच्छा वातावरण नहीं है या बदबू है, तुरंत निकलना है। तो मस्तिष्क को कहता है अब आगे करना क्या, तो मस्तिष्क तुरंत पैरों को सूचना देता है यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, यानी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, बदबू आ रही है। और यदि हमारे पास तीसरी 2 चीज़ें होगी, हमारे आसपास कोई अच्छा सा संगीत चल रहा है, भजन चल रहा है, तो मन खुश हो जाता है, और यदि कोई बाहर गालियाँ निकालता है तो मन दुखी हो जाता है। दोनों प्रकार की चीज़ बता रही हूँ। तो इस चीज़ का यदि अच्छी है सुगंध, भाई गीत कोई भजन चल रहा है तो अच्छा लगेगा, स्वाभाविक है, और यदि कोई गाली निकालेगा तो अच्छा लगेगा, कभी नहीं। तो यदि संगीत है या गाली, उसकी सूचना हमको कैसे पता चलती है? कानों के माध्यम से, सुनने से, यानी तीसरी क्या है? पहली एक आँख, दूसरी नाक, तीसरी कौन सी हुई? कान से सुनकर हम पता लगाते हैं कि हमें ये चीज़ सुननी चाहिए या नहीं चाहिए। आँख से पता लगाया देखनी है या नहीं, नाक से पता लगाया सूंघना है कि नहीं, यानी सुगंध वायु अच्छी है या नहीं, कान से पता लगाया कि ये सुनने योग्य है कि नहीं। यदि भजन चल रहा है, सुनने योग्य है, तो 10 मिनट, जैसे कहीं आरती चल रही है तो हम 10 मिनट वहाँ बैठ करके भगवान के भजन कर सकते हैं, या फिर उसके साथ में गुनगुनाने लग जाते हैं। घर में मान लो टीवी के अंदर कोई अच्छा संगीत चल रहा है तो हम उसके साथ में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई गाली निकालता है उसके साथ में बोलने की कोशिश करता है? कभी नहीं। यानी अच्छी और बुरे का भी कान भी हमको सूचना देता है। और 3 हो गई। चौथी अपनी जीभ। अब जीभ क्या क्या पता लगाती है? खारे और मीठे का कैसे पता चलता है? पेट के अंदर गोली चली जाती है, आप अक्सर बीमार होते हो तो गोली लेते हो, खारी तो लगती है, पर पेट के अंदर जाने के बाद पता चलता है क्या खारी है मीठी, यानी यहाँ से नीचे उतरने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये खारी है कि मीठी। अब शक्कर खा लो, कई सारी फाकी ले लो शक्कर की, लेकिन यहाँ तक वो मीठी है, जीभ तक मीठी है, लेकिन यहाँ से नीचे उतरने के बाद उसे मीठेपन या खारेपन से कोई मतलब नहीं। और जैसे आप नमक का फाका ले लो तो भी जीभ के अंदर तो खारा सा लगेगा, लेकिन यहाँ से नीचे उतरने के बाद खारा है मीठा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे शरीर के अंदर मीठा, खारा, स्वादिष्ट, बेस्वाद, इस प्रकार की चीज़, स्वाद के बारे में, खारा, मीठा, नमकीन, चरखा, अपन कुछ भी कह सकते हैं, यानी स्वाद के बारे में हमको पता कौन करता है, हमारे को पता कौन करवाता है? जीभ। क्या अच्छी सी मिठाई ले लो और कान के पास रखो, पता चलेगा कि मिठाई मीठी है कि खारी? या फिर सब्जी बनाई है बहुत अच्छी, दिखने में सब्जी बहुत अच्छी है, और कान के पास ले जाओ, देखो बताओ कैसी है, तो या तो आँख कह देगी अच्छी है, दिखने में अच्छी दिखेगी तो आँख कह देगी अच्छी दिख रही है, क्योंकि देखने का काम आँख ही तो करती है। सुगंध से पता लगा देगा नाक की बहुत अच्छी है, कोई बताएगा कि सब्जी अच्छी है तो कान पता लगाएगा, लेकिन वास्तव में वो सब्जी अच्छी है कि नहीं है? माना कि आँख ने कह दिया अच्छी है, नाक ने कह दिया अच्छी है, कान ने कह दिया अच्छी है, लेकिन खाया और उसमें नमक जाता हुआ उसका स्वाद नहीं था, तो फिर क्या वह अच्छी है? नहीं, क्योंकि वो जीभ का काम तो जीभ ही करेगी। जैसे ही स्वाद का पता लगाना है तो जीभ उस स्वाद का पता लगा करके हमको बता देती है कि अच्छी है या नहीं। और 4 हो गई। पांचवी जो अपनी त्वचा, हाथों में अपनी त्वचा है, पैरों में अपनी त्वचा है,
पूरे शरीर पर त्वचा, शरीर अपना हड्डियों का होता है जो त्वचा से ढका हुआ है। तो त्वचा हमें क्या बताती है? त्वचा हमें वह चीज़ बताती है कि हमारे पास कोई चीज़ गर्म आ जाती है, या फिर हम कहीं चल रहे हैं तो धूप में जाओगे तो गर्म पाँव जलने लगेंगे तो पता चल जाता है कि यहाँ गर्मी है। तो पैर तुरंत, वो त्वचा जो होती है तुरंत मस्तिष्क को कहती है कि यहाँ गर्मी है, आगे नहीं जाना है। तो मस्तिष्क पाँवों को कहती है वापस पुनः चले जाओ, कोई ज़रूरी नहीं आगे बढ़ना, या फिर छाँव में जाओ। और जैसे ही अपन दूध गर्म हो रहा है, तपीले के हाथ लगाओगे, त्वचा तुरंत हटा देगी वहाँ से हाथ। गरम तपीले के हाथ लगाते त्वचा तुरंत हटा देती है। कोई हमको कहता नहीं है कि तपीला गर्म है, लेकिन फिर भी हाथ तुरंत हट जाते हैं। यानी त्वचा एक क्षण का भी समय नहीं लगाती मस्तिष्क को अपनी बात पहुंचाने का और तुरंत मस्तिष्क से अपना जवाब लेने का। यानी पतीले के हाथ चिपकते ही त्वचा मस्तिष्क को कहती है कि तपेला गर्म है, और मस्तिष्क कह देता है हाथ हटा दो, और तुरंत हट जाते हैं। यानी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये हमें बाहरी वातावरण से अपने आप को ज्ञान प्राप्त करवाती है। यानी बाहरी जानकारी हमको हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और हमारा मस्तिष्क जो है पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। क्या करना है क्या नहीं, ये तो मस्तिष्क निर्धारण करता है, लेकिन मस्तिष्क तक ये सारी बाहरी बातें मस्तिष्क स्वयं पता नहीं करता। 5 ज्ञानेंद्रियों की वजह से हमें पता चलता है कि हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कितनी ज्ञानेंद्रियाँ है? 5। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। समझ में आ गई? ज्ञानेंद्रियाँ किसे कहते हैं? जो इंद्री, ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञान की इंद्री, ज्ञानेंद्रियाँ, इसके नाम में इसका उत्तर है ज्ञान की इंद्री। यानी जो हमको बाहरी ज्ञान को प्राप्त करवाता है, जो इंद्री हमको बाहरी वातावरण से जानकारी प्राप्त करवाता है, वह ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। और हम हर व्यक्ति के पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ। और पांचों ही ज्ञानेंद्रियों पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। यदि मस्तिष्क का नियंत्रण इन 5 ही में से किसी एक पर नहीं होता है तो वो एक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति होता है, जिसे कहते हैं सेरेब्रल पल्सी। उस बीमारी को कहते हैं सेरेब्रल पल्सी। हाँ दोस्तों, सेरेब्रल पल्सी नामक बीमारी उन बच्चों को होती है जो इन पांचों इंद्रियों का मस्तिष्क का इन 5 इंद्रियों में से किसी भी एक पर, दिखने में वह व्यक्ति सुडौल दिखता है, पूरा एकदम शारीरिक तंदुरुस्त दिखता है, हाथ पैर आँख नाक कान पूरी तरह से एकदम सही होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। लेकिन इंद्रियां दिखती, आँख दिख रही है लेकिन आँख काम करती कि नहीं करती इसका पता थोड़ी चलता है। नाक दिख रहा है लेकिन नाक काम करता है कि नहीं करता है। मुंह दिखता है, जीभ दिखती है लेकिन काम करती कि नहीं करती। कान दिखता है लेकिन कान काम करता कि नहीं करता है। ये त्वचा है, शरीर पर त्वचा ढकी होती है लेकिन त्वचा वास्तव में सूनी है या काम कर रही है, इस चीज़ का पता जिसको नहीं लगता वो सेरेब्रल पल्सी का शिकारी होता है। सेरेब्रल पल्सी का शिकार होता है। जब सेरेब्रल पल्सी हो जाती है तो उसके कारण व्यक्ति दिखने में तो एकदम सामान्य दिखता है, लेकिन उस मस्तिष्क का उन शरीर के अंगों पर नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार के बालक, जैसे कि हाथ एकदम सही दिखता है लेकिन किसी बालक का हाथ काम नहीं करता, ये बीमारी सेरेब्रल पल्सी लगभग माना जाता है कि यह गर्भाधान के दौरान यानी जन्मजात होती है। यानी माँ के गर्भ में माना जाता है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ के द्वारा कोई दवाई ले जाने पर रिएक्शन होने के कारण, या फिर उस माँ को सही ढंग से पोषण नहीं मिलने के कारण, या फिर माता और पिता के दोनों के खून, जैसे एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव, इस प्रकार से अलग अलग तरह के माँ का खून यदि नेगेटिव है तो ये अक्सर बीमारी होने का चांस अधिक रहता है। माँ यदि पॉजिटिव है पिता नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें यदि माता यदि नेगेटिव ओ की होती है, नेगेटिव ओ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है और पिता का सामान्य होता है, तो उसका जो जन्म लेने वाला बच्चा जो होता है लगभग इस सेरेब्रल पल्सी का शिकारी होता है, ग्रस्त होता है। इसके अलावा यदि बालक सामान्य हो जाता है और 2 साल के अंतर्गत
यानी शिशु जब 2 साल का नहीं होता है, उससे पहले 2 साल का होने से पहले यदि उसको किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, कभी तो चोट सामान्य सी लगती है जिससे ठीक भी हो जाता है, लेकिन कभी गहरी चोट लग जाती है, उस चोट में सेरेब्रल पल्सी का ग्रस्त हो सकता है। यानी वह चोट लगती है तब उसमें सेरेब्रल पल्सी जो है वेग से नहीं बढ़ती, यानी ये बीमारी एक ऐसी है जो गतिशील नहीं होती, धीरे धीरे पता चलता है इसका। तो ये जो बीमारी है धीरे धीरे होती है। तो जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, किसी काम के लिए कहा जाता है वह नहीं कर पाता है, अपने हाथ से कोई चीज़ उठाने की कोशिश करता है, नहीं उठा पाता, ऐसे करके धीरे धीरे पता चलता है। अब 2 साल से पहले बच्चा जब छोटा है, मान लो पेन उठाने की कोशिश कर रहा है तो पेन गिरेगा, तो ये हम सोचते हैं नॉर्मली होता है। जैसे चलने की कोशिश करता है, नहीं चल पाता है तो हम सोचते हैं कोई बच्चा देर से पाँव लेता है, बोलने की कोशिश करता है, रोने की कोशिश करता है, नहीं रहता, फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, चलने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, किसी को देखने में कठिनाई होती है, सुनने में कठिनाई होती है, कोई चीज़ पकड़ नहीं पाता है, इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तब हम मानते हैं कि यह किसी बीमारी का होता है। कभी कभी डॉक्टर्स इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज बताते हैं कि जैसे त्वचा ठीक नहीं है तो भाई यहाँ से यह हाथ काम नहीं करता तो इस हाथ की मालिश करनी चाहिए। तो कभी कभी तो मालिश के दौरान ठीक हो जाता है, लेकिन कभी होता है, अक्सर कहा जाता है ये बीमारी ठीक नहीं होती, लेकिन कभी किसी की किस्मत अच्छी होती है तो ठीक हो जाती है। तो अभी हम सांकेतिक भाषा में यानी संकेतों के माध्यम से समझाया जाता है। तो संकेतों के माध्यम से कैसे, जैसे कि किसी को खाना है तो इस प्रकार हमको कहता है, किसी को पानी पीना है तो ऐसे बताया जाता है पानी पीना है। तो इस प्रकार संकेतों के माध्यम से, जैसे 2 मित्र थे, बातचीत करते हैं आपस में, लेकिन क्लास में क्लास टीचर है, बात करने नहीं देता, मेरी तरफ खड़ूस हो, नहीं करने देगा बात, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही क्लास टीचर बोर्ड की तरफ घुमा तो वो पीछे से इशारों में कहते हैं क्या उत्तर दूँ, कैसा प्रश्न है। ऐसे हम बोलते तो भी सुनना ही नहीं देता है, लेकिन इशारों में वो समझ जाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या देना है, क्योंकि वह एक दूसरे की भावना को समझने लगते हैं। और इशारों में बात तभी समझ पाते हैं जब वो एक दूसरे की अंतरात्मा से भावना को समझ पाते हैं, यानी आत्मिक संबंध बना लेते हैं। लेकिन जैसे कि 2 दुश्मन होते हैं तो इशारा में कोई बात करे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन 2 मित्र अवश्य समझ पाएंगे। ऐसे ही आपके आसपास कोई ऐसा बालक है, उससे आप पास में बैठिए, थोड़ी देर पास में बैठिए और उससे बातचीत कीजिए कि तुझे यहाँ पर किस किस चीज़ों की कमी महसूस होती है, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है। उनके साथ में सहानुभूति से काम नहीं, संवेदनशीलता से काम लेना है। अब आप कहोगे सहानुभूति संवेदनशीलता क्या? संवेदनशीलता देखो, सहानुभूति जो होती है दया दिखाना, यानी उस पर वो कहना कि जैसे कोई लंगड़ा जा रहा है, यानी कह सकते हैं विकलांग लड़का या एक आँख जो देख नहीं सकता, माना कि सड़क पार कर रहा है, तो हम कहते बेचारे को देख नहीं पाता इसलिए करवा देनी चाहिए, ऐसे मन में सोच के करवाते हैं, वो तो हुई सहानुभूति, यानी एक दया दिखाना उसके प्रति यूँ भाव रख करके। एक होता है कि हमारा कर्तव्य है इस प्रकार के लोगों को सड़क पार करवानी चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए, होती है सहानुभूति संवेदनशीलता, यानी हमारे अंदर भी एक कर्तव्य की भावना होती है और एक मजबूरी का भाव होता है। संवेदनशीलता जो होती है जो हमें कर्तव्य का ज्ञान करवाती है, और सहानुभूति जो है कभी कर देते हैं कभी नहीं करते, ये एक मजबूरी का भाव है, मौका देख के फ़ायदा उठाना, ये होती सहानुभूति। तो हमें इन ऐसे लोगों के साथ में सहानुभूति से न होकर के संवेदनशीलता से काम करना। अभी हम आपके सामने एक चार्ट लेके आ रही हूँ, तो उसमें है, अब आप ये देखिएगा कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ये सांकेतिक भाषा है, ये पुस्तक के अंदर है। जैसे कि हाथ से, एक बार ध्यान से देखना, हाथ से यह मुट्ठी बंद है और अंगूठा यूं बाहर है, इसको ए बोलते हैं। बोलो एक बार मेरे साथ में करके देखिएगा, ए, क्या करोगे? ए। दूसरा है अंगूठा अंदर है और चारों अंगुलियां चिपकी हुई हैं, तो बोलो बी। देखो ए
बी, बोलो एक बार, ए बी। फिर देखो सी, आपको सी की तरह दिखाई दे रहा है, सी, एक बार करके देखिएगा, सी। फिर है देखो, ऐसे पूरी मुट्ठी बंद नहीं थी, ए में अपनी मुट्ठी पूरी बंद थी, लेकिन पूरी मुट्ठी बंद नहीं, आधी मुट्ठी बंद और अंगूठा यहाँ इनके अंगुलियों के नीचे, ये बन गया डी। 4 वर्ण देखो ध्यान से, ए बी सी और डी। फिर है सॉरी डी, डी वापस देखिए, डी। फिर है ई और एफ, एफ में एकदम हाथ सीधा, एफ, जी, देखिए जी, एच, 2 अंगुलियां हो गई, जी में 1 और एच में 2, एच। फिर है एक अंगुली खड़ी, आई, और जे करते ही इसको थोड़ा तिरछा, यानी आई और जे, देखो ध्यान से, आई और जे। फिर के, क्या है, के। एल, दिखाई दे रहा है एल की तरह, एल और एम, देखो मुट्ठी कैसे है, एम, एन, यानी देखो एम और एन में कुछ फर्क नहीं है। एम में देखो ये हाथ अंगुलियां हैं जो ऐसे रहती है, ऐसे, और ये एम यूं, और एन में मुट्ठी बंद होती है, एन। फिर है ओ, दिखाई दे रहा है आपको, ओ, बोलो ओ, ओ। ओ के बाद में देखो पी, ये अंगुली और अंगूठा खुला है, सिर्फ ये एक अंगुली अपनी सीधी है, ये खुली है, तो ये हो गया पी। और ये अंगुली थोड़ी यूं तिरछी आ जाती है तो बन जाता है, देखो यूं, तिरछी होते ही क्या बनता है, क्यू, क्या बनता है, क्यू। और ये है आर, ये है आर। देखो डी और आर में क्या फर्क है, डी में यूं था, यानी ये अंगुलियां थोड़ी ऊपर थी, ये डी और ये आर। और एस, एकदम मुट्ठी बंद यूं सीधी, एस। और टी में थोड़ी सी मुट्ठी खोल दो, टी, यू। देखो के में यूं थी खुली, और टी यू में बंद, और वी में हल्की सी खोल दो, यूं हल्की सी तिरछी खोल दो, ये वी। और 3 अंगुली ऊपर, डब्ल्यू, दिख रहा है डब्ल्यू की तरफ, डब्ल्यू। और एक्स में यूं ऊपर, देखो सी था यूं नीचे, सी था यूं नीचे, और यूं करते ही क्या बन जाता है, यूं करते ही यूं, एक्स, क्या बना, एक्स। और वाई, दोनों अंगूठी और अंगुली खोल दो, वाई। और जेड, जेड। इस प्रकार सांकेतिक भाषा के बारे में हमने पढ़ा। और ये किन व्यक्तियों के काम आती है, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। यदि आपके पास में भी, आपकी कक्षा में, यदि आपकी कक्षा में भी इस प्रकार के विशेष सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त या विशेष प्रकार के बच्चे हो, तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? क्या आप उनको अपने पास नहीं बैठाएंगे? ऐसे बच्चों को अपने पास बैठाइए, उनसे मित्रता कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए। इस प्रकार के बच्चे होते हैं ना, हमारी तरह सामान्य तो नहीं हो सकते, ये पक्का है कि हमारी तरह सामान्य नहीं हो सकते, लेकिन इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे अपनी तरफ होने लगते हैं, धीरे धीरे अपनी तरह होने लगते हैं, यानी हमारी बातों को समझने लगते हैं, हमारे को अपनी भाषा, अपने विचार समझा सकते हैं, तो वो एक सामान्य की तरह हो जाते हैं। हमें भी कुछ दिन बाद, कुछ दिन तो हमको भी अटपटा सा लगता है, थोड़ी कठिनाई भी आती है, लेकिन धीरे धीरे हम उनकी बातों को समझने लगते हैं, वो हमारी बातों को समझ लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि इस बालक में कोई कमी है, और वो हमारे मित्र की तरह हमारे साथ उठता बैठता खाता पीता है। तो इस प्रकार के बच्चों को संवेदनशीलता के साथ मदद कीजिएगा। यदि आपके गली मोहल्ले में कोई बच्चा है तो उनसे पूछिएगा कि आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार उनसे पूछ करके एक सारणी के रूप में एक अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखिएगा, पता करके लिखना भी है, और जो होमवर्क दिया जाता है उसको भी पूरा करना है। नमस्कार, इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और अच्छे से पढ़िएगा। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर मत निकलिएगा, और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।